नमस्कार, मेरा नाम है अनुज दुबे। आप देख रहे हैं हमारा डिस्कशन कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज पर, जिसमें आज हम बात करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 की। तो पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं कि जो टर्म इंसॉल्वेंसी होता है वो इंडिविजुअल्स के लिए यूज़ करते हैं तो उसे कहते हैं बैंक्रप्सी। कॉर्पोरेट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है तो उसे कहते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। ये एक ऐसा स्टेट है व्हेन एन इंडिविजुअल और कंपनी आर नॉट एबल टू पे द डेट and the value of assets held by them are less than the liability. If untreated, insolvency it will lead to for corporates bankruptcy and corporates non-corporates के लिए bankruptcy and corporates के लिए liquidation. तो हमें ये समझ में आया कि insolvency is a state and bankruptcy is a conclusion. Bankrupt would be a conclusive insolvent, whereas all insolvencies will not lead to bankruptcies. फिर एक रिलेशंस देखते हैं बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन का। तो जो बैंक्रप्सी है वो लीगल प्रोसीडिंग है इन्वॉल्विंग अ पर्सन दैट इज अनेबल टू रीपे आउटस्टैंडिंग। बैंक्रप्सी प्रोसेस शुरू होता है कि एक पिटीशन फाइल किया जाता है क्रेडिटर डेटर के द्वारा। तो जो भी डेटर की सारी असेट्स रहेंगी वो मेजर करेंगे, वैल्यूएट करेंगे, मे बी यूज टू रीपे अ पोर्शन, अनेबल टू पे तो उसको इंसॉल्वेंट हो जाएगा। लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप। फिर शुरू होता है आईबीसी। आईबीसी सीक्स टू प्रोवाइड्स an effective legal framework for timely resolution of insolvency and bankruptcy, which would support development of credit markets and encourage entrepreneurship and facilitate more investments, leading to higher economic growth and development. फिर features of the IBC: comprehensive law है, all persons including corporates, partnership, LLP and individuals सबकी प्रोसेस यहीं पे रेगुलेट होती है। नो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज, मल्टीपल लॉज हटा करके सिंगुलर प्लेटफॉर्म आया है फॉर ऑल रिलीफ रिलेटिंग टू रिकवरी ऑफ डेट एंड इंसॉल्वेंसी। देन लो टाइम रिजोल्यूशन है, फिक्स टाइम फ्रेम्स तय किए हुए हैं, वन विंडो क्लियरेंस है, सारी की सारी चीज़ें रिलीफ जो एक ही अथॉरिटी के पास आके आपको लेने की है, अलग अलग नहीं जाना है। वन चेन ऑफ कमांड है, कोई सिविल कोर्ट्स को भी इंटरफेयर करने का राइट नहीं है यहाँ पे। NCLT एजुकेट करेगा फॉर कंपनीज एंड DRT विल एजुकेट इंसॉल्वेंसी फॉर इंडिविजुअल्स। देन प्रायोरिटी दी गई टू इंटरेस्ट ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज़, प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें भी। न्यू रेगुलेटरी अथॉरिटी आई है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, टू रेगुलेट प्रोफेशनल्स, एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज एंगेज्ड इन रेजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसीज, पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स। बोर्ड हैज़ ऑलरेडी बीन एस्टेब्लिश्ड एंड इज फंक्शनिंग। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोड का ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ stakeholders of the business enterprise so that the corporates and other business entities enjoy availability of credit. At the same time, the creditor do not have to bear the losses on account of default. The purpose of enactment of IBC is as follows. पहला, to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals, to fix time periods for execution of law in a time bound manner, to maximize the value of assets of interested person, to promote entrepreneurship, to increase availability of credit, to balance the interest of all stakeholders, including alteration in the order of priority of payment of government dues, to establish an insolvency and bankruptcy board of India as a regulatory body for IB law. देन आता है रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो सबसे ऊपर है हमारा कोड से बना IBBI और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब कोड से नहीं बना वो पर है। देन IBBI के अंदर किन किन को रेगुलेट करेगा वो, IPA एजेंसीज को, प्रोफेशनल्स को और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को। तो सबसे पहला IBBI एस्टेब्लिशमेंट होगा कोड से रेगुलेटर का, जो ओवरसी करेगा these entities and to perform legislative, executive and quasi judicial functions। 1 अक्टूबर 2016 को एस्टेब्लिश हो चुका है। HO न्यू दिल्ली में, बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, पावर सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ कोड टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, बोथ मूवेबल इमूवेबल, कॉन्ट्रैक्ट करने का भी राइट है, स्यू टू बी व्यू सूट। देन आता है IPA। ये एजेंसी बनाई गई हैं टू एनरोल एंड रेगुलेट IPs as its members in accordance with IBC and to be read with regulations. IPA will perform 3 key functions। क्या क्या फंक्शंस हैं IPA के? रेगुलेटरी फंक्शंस, यानी कि ड्राफ्टिंग डिटेल्ड स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट थ्रू बायलॉज दैट आर मेड पब्लिक एंड बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर्स। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में आएगा मॉनिटरिंग, इंस्पेक्टिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग मेंबर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन देयर परफॉर्मेंस विद द overarching objective of preventing frivolous behavior and misfeasance in the conduct of IP duties. Then quasi judicial functions में आएगा addressing grievances of aggrieved parties, hearing complaints against member and taking suitable actions। फिर IPs आएंगे
The code provides for insolvency professionals as the intermediaries who would play a key role. रोल क्या है इनका? इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं विच इंक्लूड्स अडेयरिंग टू प्रोसीजर ऑफ लॉ एज वेल एज अकाउंटिंग एंड फाइनेंसिंग रिलेटेड फंक्शंस. इनके पास पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टू मॉनिटर एंड मैनेज द ऑपरेशंस एंड असेट्स ऑफ द एंटरप्राइज. रिजोल्यूशन प्रोसेस के दौरान इन आईपी वेरीफाइज द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स, कंस्टिट्यूट्स सीओसी, runs the debtor's business during the moratorium period and helps creditors in reaching a consensus for a revival plan. Liquidation में जो है IP acts as a liquidator and bankruptcy trustee. IP अपॉइंट करते हैं एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. अगर अपॉइंट होता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल एक्ट एज अ न्यूट्रल ट्रस्टी ऑफ द असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Every IP shall abide by the following code of conduct. पहला, to take reasonable care and diligence while performing his duties, to comply with all requirements and terms and conditions specified in bylaws of the IPA of which he is a member, to allow the IPA to inspect his records, to submit a copy of records of every proceeding before AA to the board as well as to the IPA of which he is a member, and to perform his functions in such a manner subject to sub conditions as may be specified. फिर चौथा पिलर है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. It is the code has created it to collect, authenticate, disseminate financial information of debtors in centralized electronic database at all times. The code requires to provide creditors to provide financial information of debtors to multiple utilities on ongoing basis. Such information would be available to creditors, resolution professionals, liquidators and other stakeholders इन प्रोसीडिंग्स. पर्पज़ है ताकि रिमूव हो जाए इंफॉर्मेशन एसिमेट्री एंड डिपेंडेंसी ऑन डेटर्स मैनेजमेंट फॉर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड टू स्विफ्टली रिजॉल्व इंसॉल्वेंसी. फिर ऑब्लिगेशंस क्या है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का, ये देखते हैं. पर्पज़ क्या है? द यूटिलिटी शेल create and store financial information in universally accessible format, accept electronic submissions of financial information from persons who are under obligations to submit financial information, accept information from persons who intend to submit, meet such minimum service quality standards, get the information received from various persons authenticated by all concerned parties, provide access to the financial information to person who intends to access such information in such manner as specified by regulations, publish such statistical information as may be specified by regulators, have interoperability with other information utilities. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये नेक्स्ट हमारा पिलर है. द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन इज द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. अपील्स अगेंस्ट NCLT शैल लाई विद NCLT एंड देयर आफ्टर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. कोई इंजंक्शन नहीं ला पाएंगे आप किसी भी कोर्ट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी के द्वारा विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्शन टेकन बाय NCLT. इंडिविजुअल्स और अदर पर्सनस के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तय की गई है DRT. अपील्स टू द DRT शैल लाई देयर आफ्टर टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली. देन स्ट्रक्चर क्या है कोड का? 5 पार्टों में बटा हुआ है. पहला प्रिलिमिनरी है, 1 से 3 सेक्शन, ये सारी चीज़ें आएंगी. सेकेंड पार्ट जो है वो कॉर्पोरेट पर्सनस के लिए 4 से 77 तक. थर्ड पार्ट है फॉर पार्टनरशिप्स एंड इंडिविजुअल 78 से 187 तक. देन रेगुलेशन ऑफ IPs, एजेंसीज एंड IUs आता है 188 से 223 में. मिसलेनियस 224 से 255 में आता है. एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ कोड एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जो पार्ट 3 है वो एक्सक्लूड्स द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. किस दिन पे फोर्स पे आया? 28 मई 2016. हालांकि अलग अलग अपॉइंटेड डेट फॉर डिफरेंट प्रोविजंस तय की थी, वो ठीक है. देन वी प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड. किन किन पे एप्लीकेबल है? तो पहला, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ, एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एक्सेप्ट इन सो फार दैट सेड प्रोविजन is inconsistent with the provisions of such special act, except. Then any LLP, any other body incorporated under any law for the time being in force as the CG may by notification specify in this behalf, personal guarantors to corporate debtors, partnership firms and partnership proprietorship firms and individuals other than person referred to in clause E. Non-applicability है एक्ट का. The code is not applicable to corporates and finance sectors.
सेक्शन 3(7) बोलता है कि कॉर्पोरेट पर्सन शैल नॉट इंक्लूड एनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर. दस कोड डज नॉट कवर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, ARC, MF, CIS और PFs. However, NBFC is engaged in various activities, इसलिए NBFC is not ipso facto excluded from the definition of जो है हमारा फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर या कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन से सीधा सीधा नहीं हटाया जा सकता. NBFC कैन बी अ कॉर्पोरेट डेटर. जिंदल सक्सेना फाइनेंशियल सर्विसेज वर्सेस मेफेयर कैपिटल में डिसाइड हुआ था, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर सर्विस प्रोवाइडर मीन्स अ पर्सन एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ ऑथराइजेशन इशूड और रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय अ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर. इसके बाद नोटिफिकेशन आई. नोटिफिकेशन में बोला है कि insolvency resolution and liquidation proceedings of the NBFCs with asset size of 500 crore or more as per the latest audited balance sheet shall be undertaken in accordance with the provisions of the IBC 2016 read with insolvency, bankruptcy, insolvency and liquidation proceedings of financial service providers and application to adjudicating authority rules 2019 and the applicable regulations. NBFCs which include housing finance companies. इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. कॉर्पोरेट डेटर मीन्स अ कॉर्पोरेट पर्सन हु ओज अ डेट टू एनी पर्सन. क्रेडिटर मीन्स एनी पर्सन टू whom debt is owed. Debt means a liability or obligation in respect of a claim which is due from any person and includes a financial debt and operational debt. Default means non-payment of debt when whole or any part of installment or amount of debt has become due and payable and is not paid by debtor. देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हमारी NCLT है. कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मीन्स कॉर्पोरेट डेटर. Corporate applicant means corporate debtor or a member or a partner of corporate debtor who is authorized to make an application for the corporate insolvency resolution process under the constitutional document of the corporate debtor, or an individual who is in charge of managing the operations and resources of the corporate debtor, or a person who has control and supervision over the financial affairs of the corporate debtor. Then financial creditor means a person to whom a financial debt is owed and includes a person जिसको legally assign या transfer की हुई है. Financial debt क्या होता है? Means a debt along with interest if any which is disbursed against consideration for the time value of money and includes money borrowed, acceptance वाली चीज़ें, note purchase facility, issue bonds, lease or hire purchase contract deemed as finance or capital lease, non-recourse basis पे receivable sold या discounted other than non-recourse basis यानी रिकोर्स बेसिस वाले आ जाएंगे. देन फॉरवर्ड सेल और परचेज, इसके लिए अलॉटी अंडर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शैल बी डीम्ड टू बी एन अमाउंट हैविंग द कमर्शियल इफेक्ट ऑफ द बोरोइंग. एंड डेरिवेटिव वाली चीज़ें, काउंटर इंडेमनिटी ऑब्लिगेशंस. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पोजीशन. वो इट मीन्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन अ सर्टेन डेट. इनिशिएशन डेट मीन्स द डेट जिस दिन फाइनेंशियल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट या ऑपरेशनल क्रेडिटर मेक्स एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. देन commencement date means the date of admission of an application for initiating corporate insolvency resolution process by adjudicating authority. Insolvency commencement date shall be date on which such interim resolution professional is appointed by adjudicating authority, provided that where interim is not appointed in the order admitting application, तो जिस दिन वो appoint होगा उस दिन उसको मानेंगे commencement date. Then insolvency resolution process period means the period of 180 days beginning from the insolvency commencement date and ending on 188th day. Then operational creditor means a person to whom any operational debt is owed. Then operational debt means a claim in respect of a provision of the provision of goods and services including employment, or a debt in respect of the payment of dues arising under any law for the time being in force and payable to the CG, any SG or any local authority. फिर आता है resolution applicant. It means a person who individually or jointly with any other person submits a resolution plan to the resolution professional pursuant to the invitation made by under section 25. Then resolution plan means a plan proposed by resolution applicant for insolvency resolution of the corporate debtor as a going concern. Explanation में बोला it includes amalgamation, mergers, demergers.
may includes, and resolution professional. He means an IP appointed to conduct the corporate insolvency resolution process and includes an interim resolution professional. Voting share means share of voting rights and single financial creditor in the COC is based on proportion of the financial debt owed to such financial creditor in relation to financial debt owed by the debtor. यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं थ्योरेटिकल और डेफिनेशंस तक का पार्ट। जो मेन बॉडी वाला पार्ट है CIRP का, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।